Hello students, I am Om Prakash and again welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you from I left last class about molarity first of all. तो चलिए देखते हैं molarity क्या होता है. Molarity, it is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें किसी सॉल्यूट का जितना मोल घुला होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट घुला होता है उसी को मोलारिटी कहते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. फॉर्मूला इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है लीटर में वो आप नीचे रखोगे. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे. ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर. नंबर ऑफ मोल का यूनिट मोल, वॉल्यूम का लीटर, मोल पर लीटर. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. अब देखिए मोलालिटी क्या होता है. मोलालिटी और मोलारिटी में डिफरेंस है. इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, लेकिन यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है और यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होगा. यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन का और मोलालिटी में हम मास लेंगे सॉल्वेंट का. It is defined as number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. तो ये ध्यान रखना है. जब हमको मोलारिटी निकालना होगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे. ठीक है, जब मोलालिटी निकालना होगा तो सॉल्वेंट का मास लेंगे केजी में. मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ऐसा यूनिट मोल पर केजी. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये दो क्वेश्चन है. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल. इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास. एक सॉल्यूशन है जिसमें इथिलीन ग्लाइकोल कितना परसेंट है? 20% है. तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम मान लेंगे कि पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है. ठीक है, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लेंगे? 100 ग्राम. तो सॉल्यूट तो यही है ना इथिलीन ग्लाइकोल, ये कितना परसेंट है? 20%, यानी 20 ग्राम. तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कौन है? C2H6O2. इथिलीन ग्लाइकोल इसका सॉल्यूट है. ये कितना? इसका 20%, 100 ग्राम का 20%, 20 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप पता कर लीजिए ना. सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 80 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या होगा? वाटर होगा. सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. ये रहा 80 ग्राम. हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का. तो हमको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल चाहिए इथिलीन ग्लाइकोल का. मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2. तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास. तो इसका मोलर मास निकाल लेंगे. C2H6O2 का मोलर मास निकाल लेते हैं. यहाँ पे 2 कार्बन, एक कार्बन का होता है 12, 6 into 1 प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32. ये कितना आ गया? 62 ग्राम. ठीक है, 12 दूनी 24, 36, 16 दूनी 32. तो ये 62 ग्राम, 62 आ गया मोलर मास उसका. नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं. इसका गिवन मास 20 और मोलर मास 62. इतना आ गया नंबर ऑफ मोल. अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है. ठीक है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, एज ए सॉल्वेंट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर क्या है? एज अ सॉल्वेंट. तो इसका मोलर मास निकालते हैं, इसका मोल निकालते हैं. तो वाटर दे रखा है कितना ग्राम? 80 ग्राम. और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 16, 18. इथिलीन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल इतना
वाटर का नंबर ऑफ मोल इतना, हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, इथिलीन ग्लाइकोल C2H6 C2H6O2 का। तो इसका मोल ऊपर रखेंगे, कितना है 20/62, और नीचे सॉल्यूट का मोल भी और सॉल्वेंट का मोल भी। सॉल्यूट का मोल 20/62, सॉल्वेंट का मोल 80/18, यहां से आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये बेस मोलरिटी पे बेस है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 450 मिलीलीटर, और जो सॉल्यूट है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना ग्राम है 5 ग्राम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल देते हैं NaOH का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, गिवन मास 5 ग्राम, मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 23 1 24 24 36 40 ग्राम आ गया। तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल 5/40, 1/8। अब क्या कर लेते हैं, जो वॉल्यूम है ना उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मोलरिटी में आपको पता होगा मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड ऊपर रखते हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 मिलीलीटर है, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो आप, ये आ जाएगा 0.45 इतना लीटर आ गया। मोलरिटी कैपिटल से दिखाते हैं, 1/8 डिवाइड बाई 0.45। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, रिजल्ट जो भी आएगा उतना मोल पर लीटर हो जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलालिटी, इसमें हमको मोलालिटी निकालना है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो उसका 2.5 ग्राम है, 75 ग्राम बेंजीन में उसको रखा गया है, तो हमको मोलालिटी निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको पहचानना होगा, तो देखो जो कम ग्राम में जिसका मास कम होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। तो 2.5 ग्राम है इथेनोइक एसिड, तो ये एज ए सॉल्यूट है, और ये देख लो आप 75 ग्राम है, तो बेंजीन एज ए सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोल निकालने के लिए सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 2.5 डिवाइड बाय मोलर मास। तो इसका मोलर मास आप निकाल लो, बोलो एक कार्बन का 12, 3 आए 4 हाइड्रोजन का 4, कार्बन कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 24 16 दूनी 32, 4 2 6 4 10 के 0 हासिले 7 2 9 100, सॉरी मिस्टेक 12 दूनी 24, 4 2 कार्बन हो गया, 16 दूनी 32, 24 4 28 30 30 60 आ गया, ये 36 40 हाँ 60 आ गया, डिवाइड बाय 60। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड कितना आ गया 625 चौका 100 इंटू 1/24 आ गया। उसके बाद देख लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट देख लेते हैं। मास ऑफ मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 75 ग्राम। इसको किस में बदलेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, 75/1000, 25 3/40 केजी आ गया ये। ठीक है, अब आप मोलालिटी निकाल दो, स्मॉल m से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड को ऊपर रखना है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में 3/40। कैलकुलेशन आप कर दो 40/3,
4 4 24 10/18, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना डेसिमल में, उतना आ जाएगा मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं। देखिए, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब एक सॉलिड सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में रखेंगे, सम सॉल्यूट डिसॉल्व, कुछ सॉल्यूट क्या होगा, घुलेगा, है ना, डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, घुल करके सॉल्यूशन के उसके कंसंट्रेशन को क्या करेगा, सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, उसके सांद्रता को बढ़ाएगा इन द सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। फिर समझिए डिसोल्यूशन क्या होता है। जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में रखेंगे तो क्या होगा, जस्ट जैसे ही रखेंगे तो कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। बट जब कुछ सॉल्यूट घुल गया, जैसे सॉल्यूट घुला, मान लेते हैं एक चीनी का दाना घुला, अब दूसरा चीनी का दाना जब घुलने जाएगा तो अंदर में जो एक चीनी का दाना मौजूद है उससे क्या होगा, हम जो चीनी का दाना मिला रहे हैं उससे उसका कोलिजन होगा, टकराव होगा, और इस टकराव के फलस्वरूप क्या होगा, कुछ पार्टिकल सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाएंगे, बाहर निकल आ जाएंगे, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सम सॉल्यूट पार्टिकल कोलाइड विथ अदर सॉल्यूट पार्टिकल, some solute particle collide with other solute particle present in the solution, जो पहले सॉल्यूशन में मौजूद होगा, जिसका सीट, जैसे आप स्कूल में जाते हो, बैठते हो चेयर बेंच पे, तो जिसका सीट जो पहले से बैठा हुआ है ना, तो वो जो सामने और कोई व्यक्ति अगर आ रहा है बैठने के लिए तो क्या होगा, वो दोनों में वो उसको धक्का मार करके, जो ताकतवर रहेगा वो बैठ जाएगा, अगर अंदर वाला बेंच पर जो बैठा हुआ है वो जो ज्यादा ताकतवर है तो वो इसको धक्का मार देगा, बाहर निकल जाओ, ऐसे समझ सकते हैं एग्जांपल से। सम सॉलिड पार्टिकल कोलाइड विथ अदर सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्या होगा, हम शुरुआत में जब हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उस टाइम में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा होगा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मामले में। शुरुआत में क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। शुरुआत में ये कंडीशन होगा, ये जब तक होता रहेगा तब तक सॉल्यूट क्या होता रहेगा, डिसॉल्व होता रहेगा, सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब शुरुआत, बाद में होता क्या जाएगा, धीरे धीरे रेट ऑफ डिसोल्यूशन धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है, और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। After some time, rate of dissolution becomes equal to that of rate of crystallization, that is equilibrium is reached। कुछ समय के बाद equilibrium आ जाएगा। At this stage, इस स्टेज पे no more solute can be dissolved in the solution। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद आप अब सॉल्यूट नहीं घुला सकते सॉल्यूशन में, ठीक है, अब सॉल्यूट नहीं घुलाया जा सकता सॉल्यूशन में। अब हम सॉल्यूशन का नाम दे देंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस स्टेज पे no more solute can be dissolved in the solution at same temperature pressure सेम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे तो हो सकता है घुलने लगे, है ना। आपको पता है कि अगर 50 डिग्री पे हमने चीनी का सॉल्यूशन बनाया, अब उसमें डाल रहे हैं नहीं घुला, अब चीनी और दे रहे हैं नहीं घुल रहा है, नीचे जमा हो जा रहा है पेंदी में, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए 60 डिग्री कर दीजिए तो आप देखिएगा कि और चीनी इसमें घुलता जा रहा है। तो टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। Now this solution is called saturated solution। Saturated solution किसको कहेंगे? The solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। और unsaturated solution का definition मैंने लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लो। unsaturated solution का definition क्या हो जाएगा? The solution in which more solute can be dissolved। इस saturated में no more solute can be dissolved, उसमें more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called
unsaturated solution. Thank you. Thanks for watching.